हे एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। हम आपके लेके आ गए फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 171 और इसमें असली गेम शुरू होने वाला है। बेसिकली जियान की टीम रूइंस के अंदर एंटर कर रही होगी और रूइंस के सीक्रेट्स खुलने शुरू होंगे। सो वीडियो को देखना बिल्कुल एंड तक। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि चैनल पे लगातार अर्ली एक्सेस वीडियोस आ रहे हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनसे आने वाले एपिसोड्स का वेट नहीं किया जाता है और आप हमें पर्सनली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली मेंबरशिप का हिस्सा बन के हमें और भी अच्छे से काम करने का मौका दे सकते हैं। हमारे सारे प्रीमियम मेंबर्स हर दिन आने वाले एपिसोड को शाम को ही देख पाते हैं। वहीं पे इमोर्टल एम्पर या उससे ऊपर लेवल वाले मेंबर्स ये रहते हैं 2 एपिसोड्स आगे। नाउ चॉइस इज योर्स। चलो हम पिछले एपिसोड का रिकैप कर लेते हैं। बेसिकली पिछला पार्ट भी फोकस करता है रियून्स के ऊपर। हमें मालूम पड़ता है अलग अलग सेक्ट्स के डिसाइपल्स के बारे में। ये टॉप डिसाइपल्स जाने वाले थे रियून्स में। वेल अगर मैं चाहता तो इसे स्किप कर सकता था, लेकिन जब इस रूइन वाले आर्क में बैटल्स हो रही होंगी हमें लड़ने वालों के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा पता होना जरूरी है। पिछले एपिसोड में जियान की टीम बड़े इंसेंस पवेलियन को छोड़ के रूइंस के लिए निकल गई होती है। ये रूइंस वाली जगह मिरेड पॉइजन सेक्ट के हेडक्वार्टर्स के करीब होती है। जब जियान अपनी टीम को लेकर इस बंजर इलाके में घुसा था कुछ समय के बाद उसकी मुलाकात 2 लोगों से होती है। ये 10,000 सोर्ड सेक्ट के 2 डिसाइपल्स होते हैं। इनमें से होंग चियान इस इलाके की हवा की वजह से काफी कमजोर हो गई थी। ऐसा होता है यहाँ की ची यानी कि एनर्जी की वजह से। अपनी लवर होंग चियान को सही करने के लिए सोंग यू जियान से मेडिसिन पीस मांगता है। बदले में वो जियान को जानकारी देता है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो उस जानकारी में देख सकते हो पिछले पार्ट को। हम चलो यहाँ से एपिसोड शुरू करते हैं। इन रूइंस में आने वाले लोगों की संख्या कम नहीं होती है। 900 पर से डिसाइपल्स भी और डिसाइपल्स के साथ टीम बनाने लगते हैं। ये किसी भी अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना चाहते थे। ये रूइंस होते हैं पहाड़ी इलाके में जहाँ की जमीन बहुत उबड़ खाबड़ होती है। रूइंस के द्वार तक पहुंचना बिल्कुल आसान नहीं था क्योंकि रूइंस को छिपा रही थी एक बहुत बड़ी सील जो कि कई 100 किलोमीटर तक फैली हुई थी। सीन में रूइंस के बाहर का दिखाया गया था। यहाँ का वातावरण एकदम टेंशन से भरा होता है। एक बंदा कहता है अभी तक वान जियानवन के लोग नहीं आए। वान जियानवन बोलते हैं हम 10,000 सोर्ड सेक्ट को। ये बोलने वाला बंदा होता है हुआ इलेक्शन जो कि पपेट मेंशन का डिसाइपल था। अभी इसकी हालत कुछ खास अच्छी नहीं होती है। सील से बाहर आने वाली ऑपरेसिव फोर्स ये इसके कंधों को भी नीचे झुका रही थी। हुआ इलेक्शन कहता है ये वाले रूइंस पिछली बार से बिल्कुल अलग है। इसकी सील सिर्फ सबको उसने से रोक नहीं रही है बल्कि ये अपने रेंज में आने वाले लोगों को सप्रेस भी कर रही है। एक पीक 7 स्टार 2 एम्पर लेवल का एक्सपर्ट भी यहाँ पे अपने आप को कमजोर पाएगा। शायद तभी सुपर सेक्स ने अपने सबसे पावरफुल एक्सपर्ट्स को यहाँ भेजा नहीं है। हुआ इलेक्शन के चेहरे पे ऐसी फ्रस्ट्रेशन को देख के पास में खड़ा एक बंदा कोल्ड स्माइल के साथ बोलता है हुआ इलेक्शन आखिर तुम ऐसे जल्दी क्या है? हुआ इलेक्शन इस आवाज को तुरंत पहचान जाता है। वो कहता है ची हाउचिंग। दोनों जुड़वा भाइयों में छोटा ची हाउचिंग हमेशा की तरह अपने चेहरे पे भी घमंड को रखता है। वो कहते हैं ओह सरप्राइज हो गए, लगता है इस सील की वजह से तुम काफी समय से स्ट्रगल कर रहे हो। शायद तुम्हारे ऐसा अकेला रहने वाला व्यक्ति ऐसी चुनौती के लिए बना नहीं है। वो इलेक्शन सरप्राइज तो हो चुका था। वो कहता है तुमने 7 स्टार 2 एम्पर में ब्रेक थ्रू कर दिया। ची हाउचिंग बोलते हैं हम सब स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। इन दोनों के बीच की राइवलरी काफी पुरानी थी। जब कई सालों पहले दोनों 5 स्टार 2 लेवल पे थे इनके बीच में होने वाला मैच ड्रॉ हुआ था। ये तब से एक दूसरे को स्ट्रेंथ के मामले में पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले एक दूसरे का और मजाक उड़ता था। बड़ा भाई ची हाउरन बीच में आके बोलता है बहुत हो गया, हाउचिंग तो अपनी ऊर्जा को बर्बाद क्यों कर रहे हो? ये सुन के ची हाउचिंग दांती मीचता है लेकिन अंत में अपनी भाई की बात मान ही लेता है। वो कहता है ठीक है, लेकिन जैसे मैं अंदर जाता हूँ मैं इसे सबक सिखा के रहूंगा। जरिए बातचीत हो ही रही होती है तभी अचानक से इकट्ठी हुई भीड़ एक तरफ मुड़ती है। एक बंदा कहता है देखो देखो एंशिएंट डेसोलेट पैलेस के लोग आ गए। तुरंत ही हमें 2 हट्टे कट्टे नौजवान दिखाई देते हैं। इनका हर एक मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ कदम इनकी शारीरिक ताकत के बारे में काफी अच्छे से बयां कर रहा था। इन दोनों में आगे बढ़ने वाला होता है फेंग होंग जो एंशिएंट डेसोलेट पैलेस का सीनियर डिसाइपल है। उसके पीछे था डूचन जिसकी बॉडी अलग ही पावर को रेडिएट कर रही होती है। डूचन चारों तरफ देखते हुए डिटर्मिनेशन से भरी आवाज में कहता है जियान मैं नहीं जानता हूँ कि तुम कहाँ पे हो, लेकिन मैंने जब से सेक्ट में एंटर किया है मेरे एफर्ट्स डबल हो गए हैं। मैं इस बार तुम्हारे सामने अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव करके रहूंगा। डूचन का और अब काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका था। अगर इसे सेंस किया जाए तो उसकी स्ट्रेंथ निकलेगी 6 स्टार 2 के मिडिल स्टेज पे। कई बुनबुनाहटें और बढ़ जाती हैं क्योंकि अब पिल वैली के लोग भी यहाँ पहुंच चुके थे। एक बंदा कहता है ये तो मैंगफे है। मैंगफे को पिल वैली का एक यंग जीनियस बोला जाता था। इतनी कम उम्र होने के बाद भी वो ऑलरेडी 7 स्टार 2 लेवल तक पहुंच चुका था और साथ में वो होता है एक सेकंड टियर का एम्पर लेवल का एल्केमिस्ट। जब इन दोनों स्टेटस को साथ में मिला दिया जाता है तो उसके ऊपर फोकस जाना नॉर्मल सी बात है। इस बंदे के बगल में चल रहा होता है एक और नौजवान जो अपने बीट में
में मेडिसिन बॉक्स को लिए होता। वो कहते हैं ब्रदर फे, क्या आप ऐसी रूइंस की बात कर रहे थे? मैंग फे नोट करके बोलता है हाँ। क्या तुमने इससे पहले इतनी मैसिव एरे को कहीं देखा है? इसकी आवाज एकदम गर्व से भरी होती है, लेकिन तभी इसका ध्यान जाता है एक और राइवल की तरफ। वो कहता है पॉइजन सेक्ट लोग आ गए। भीड़ के बीच में दिखाई देती हैं दो लड़कियां। ये उन नीले रंग की रोब्स में काफी सुंदर लग रही होती हैं। इनमें से एक बोलती सीनियर सिस्टर हम पहुंच गए। जब मैंग फे इन दोनों औरतों को देख रहा था, लिंगजू से घूरते हुए बोलती है तुम क्या देख रहे हो? इधर गर्मा गर्मी बढ़ी रही होती है। तभी एंट्री होती है दो और लोगों की। ये थे होंगचन और सोंगयू। सोंगयू पॉइजन सेक्ट की लड़कियों की तरफ बाव करके बोलता है मिस बूडू, हमें मिले हुए काफी समय हो गया। ये सुन के पॉइजन सेक्ट की सीनियर सिस्टर इसकी तरफ मुड़ी थी। वो कहती है सोंगयू, लगता है तुम्हारी स्ट्रेंथ भी किसी से पीछे नहीं है। भले दोनों काफी पोलाइट तरीके से बात कर रहे हो, लेकिन इनके पैनी और ये बता रहे थे कि यहाँ पे बातचीत करने के लिए नहीं आए हैं। सेइन गया था जियान की टोली की तरफ। अपनी डेस्टिनेशन के पास पहुंचने के बाद वो अपनी स्पीड को कम कर देते हैं। अपने सामने कुछ औरों को सेंस करके जियान कहता है हम पहुंच गए। अगर बात करिए ओवरऑल स्ट्रेंथ की, तो रेंज में जियान की टीम काफी पावरफुल कही जा सकती थी। आखिरकार सिर्फ उसका 5 लोगों का ग्रुप नहीं होता है, बल्कि शूची और यूरू भी उसके साथ है। शूची की स्ट्रेंथ होती है 7 स्टार दोदी की अर्ली स्टेज की, और यूरू भली 5 स्टार दोदी की पीक की स्ट्रेंथ को पोजेस करती है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो इन र्यून्स की इनहेरिटर है। इन र्यून्स के अंदर उसके पास एक एज होगी। वहीं पे चिंगशिन होती है 6 स्टार दोदी की लेट स्टेज पे, और एक शानदार बैकग्राउंड होने की वजह से उसके पास ट्रम्प कार्ड्स की भी कमी नहीं होती है। कुछ ऐसा ही सीन था म्यूइंग का, इसके पास होली फ्लेम थी। वहीं पे लैंगफियर जिसकी स्ट्रेंथ थी 6 स्टार दोदी की मिड स्टेज की, वो स्पेशलाइज करती थी सोल पावर में। उसके पास शानदार मेडिसिन स्किल्स है जो उसे टीम का एक जरूरी मेंबर बना देता है। फिर बात होती है मीफंग की, जिसे यिन यांग टेक्निक्स की मास्टरी हासिल थी। वो भी इस मिशन के लिए काफी क्रूशियल हो गया था। जब लोग जियान के ग्रुप को सेंस करते हैं, हम सभी के एक्सप्रेशन को शिफ्ट होते हुए देखते हैं। वो कहते हैं तो ये पहुंच गए। क्या ये बर्नी इंस्टेंस पवेलियन और वानो पवेलियन के डिसाइपल्स हैं? मैंने तो सुना था इस एक्ट एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते। फिर आखिर ये साथ क्यों है? रूइंस के एंट्रेंस के पास बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रखे होते हैं। इन सभी के चेहरों पर क्यूरियोसिटी और सतर्कता साफ देखी जा सकती थी। जियान की स्पिरिचुअल परसेप्शन कई पावरफुल औरों को भी डिटेक्ट करती है। ये हाल फिलहाल चुपचाप रह रहे थे। शूची कहती इस बार ये र्यून्स पीक 7 स्टार दोदी से ऊपर वाले एक्सपर्ट्स को सप्रेस कर रहे हैं। इस वजह से इसकी मिस्ट्रीज को खोलने के लिए सुपर सेक्स को मिलकर काम करना होगा। तो एक बैटल फॉर्मेशन मास्टर होने की वजह से जिन इस जगह की हवा में सटल चेंजेस को सेंस कर पाता है। वो कहता है सील कमजोर हो रही है, ये एक्शन लेने का परफेक्ट टाइम है। चलो हम और समय बर्बाद नहीं करते। ये कह के वो बढ़ गया था एंट्रेंस की तरफ, क्योंकि उसकी टीम में ज्यादातर लड़कियां होती हैं। इनके ऊपर कई लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। इससे जियान का फायदा होता है, क्योंकि वो अपनी ऑरे को दबा के लोगों के नोटिस में नहीं आ पाता। लेकिन जिस तरीके से जियान सबके आगे चल रहा होता है, ये लोगों से पचाया नहीं जा रहा था। हम एक बंदे को आगे आते हुए देखते हैं। वो जियान से कहता है लड़के, इन लड़कियों को मेरे हवाले कर दे, मैं तेरी जान बख्श दूंगा। इसे सबक से गाने के लिए आती लैंग फुइयाओ। वो कहती है मैं देखती हूँ इसे। जियान समझ रहा था कि इस लड़की को परेशानी खड़ी करनी कितनी अच्छी लगती है। इस वजह से वो अपने सिर को हिला के बोलता है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर उसकी आवाज कोल्ड हो गई थी। जियान कहता है साइड में हटो। लगता है भारी भरकम सा बंदा जियान को पहचानता नहीं था, और ये काफी नॉर्मल बात भी होती है। वो गुर्रा के बोलता है चौस है। तुरंत ही उसको मैसिव ब्लेड मिड से 6 स्टार दोदी की स्टैंड के साथ सामने की तरफ घूम गया था। इस अटैक को देख के लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन इससे पहले आधी दूरी भी तय कर पाता जियान मूव हुआ था। उसका फिगर हवा में मिल जाता है। लोग कुछ समय के लिए कंफ्यूज हो गए थे। जब वो देखते हैं उस बंदे की जगह पे जिसने हमला किया है, वो पाते हैं कि वो जगह खाली पड़ी है। एंशिएंट डेसोलेट पैलेस का दूजन कहता है ये क्या हुआ? ये सुन के उसका बिग ब्रदर फेंगोंग, जिसके चेहरे पे एक्सप्रेशन सीरियस थे, वो कहता है वो गया नहीं है, बल्कि उसे मिटा दिया गया। दूजन कहता है इंस्टेंट किल। क्या जियान को इतनी जल्दी दुश्मन बनाने का डर नहीं है? ये सुन के फेंगोंग के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो कहता है बर्नी इंसेंस पवेलियन वो शुरुआत से ही डरने वालों में नहीं रहे हैं। तभी जियान का फिगर फिर से अपनी जगह पे अपीयर हुआ था। वो चारों तरफ देख के बोलते और कौन है? जहाँ जहाँ से उसकी नजरें गुजरती है, लोग अपने कदम पीछे ले लेते हैं। ये देख के जियान ने फिर से अपनी नजरों को शांत किया था। वो टीम मेंबर से कहता है चलो याद रखना, अगर दूसरे हमसे पंगे नहीं लेते तो हम भी उन्हें ऑफेंड नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी को शौक है अपनी जान गंवाने का, ये कह के जियान ने बोलना बंद कर दिया होता है। जियान की बात को सुन के बाकी लोग नोट करते हैं। लैंग फुइयाओ की आंखें भी चमकने लगी थी। वहीं पे शूची के चेहरे पे स्माइल होती है। लगता है जियान के डिसाइसिव एक्शन की वजह से वो जियान को नई रोशनी में देखने लगी थी। ये काफी जल्दी पहुंच जाते हैं एंट्रेंस के सामने। इस जगह का ऑपरेसिव ऑरा अलग ही स्तर का होता है। ये शायद असली दुआ से पहले का रास्ता है। जियान अपनी टीम से कोई डिस्कस करने वाला था, तभी इसके कान में एक जानी पहचानी आवाज आती है। ये था सोंगयू। इसके बगल में होंगची
जियान खड़ी थी। सोंग यू कहता है ये आउटर पैसेज है। फिर वो जियान की तरफ देख के नोड करके बोलता है तो तुम बर्निंग इंसेंस पवेलियन से हो। सोंग यू को देख के जियान भी हल्के से नोड करता है। जब इन दोनों के बीच में छोटी सी कन्वर्सेशन हुई थी, इसने कईयों के ध्यान को खींचा था। 10,000 सोर्ड सैक के लोग वैसे भी किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं, इनके अंदर प्राइड ही इतना होता है। लेकिन वहीं पे सोंग यू जियान से इतनी आसानी से बात कर रहा है। फिर सोंग यू मुड़ा था क्राउड की तरफ। वो कहता है हम सब जानते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं, लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस पैसेज के अंदर बस सुपर सैक के डिसेपल्स जाएंगे। इररिलेवेंट पार्टीज दूर रह सकती हैं। जैसे ही सोंग यू के मुंह से शब्द बाहर आए थे, क्राउड के बीच में हड़कंप मच जाता है। एक बंदा चिल्ला के बोलता है ये आउटरेजियस है। आखिर नियमों को बनाने की तुम्हें आजादी किसने दी? जियान ने जिस अप्रोच को कुछ समय पहले फॉलो किया था, अब बारी आती है सोंग यू की। तुरंत ही उसके पीछे की सोर्ड ट्रेम्बल होती है। अचानक से सभी को ऐसा लगता है जैसे उनके गर्दन पे तलवारें रखी हो। बूम की आवाज के साथ सोंग यू का अर्ली 7 स्टार दोती का ऑरा रिलीज हुआ था। इसने लोगों की बोलती बंद कर दी थी। सोंग यू कहता है जिसे बात अच्छी नहीं लगी हो वो आगे बढ़ सकता है। आगे बढ़ने की तो बात छोड़ो, लोग कदम पीछे लेने लगे थे। ये देख के सोंग यू फिर से काम एक्सप्रेशन के साथ सुपर सैक के डिसेबल्स को आगे बढ़ने के लिए बोलता है। जब जियान देखता है सोंग यू की ऐसी एफिशिएंसी, वो भी उसे एडमायर करने लगता है। जियान कहता है ये शार्प और डिसाइसिव लीडर है। बिना हेजिटेशन के सारे सुपर सैक के डिसेबल्स उस पैसेज में एंटर कर जाते हैं। जियान भी अपनी टीम के काफी क्लोज था। जैसे वो स्पेस के अंदर कदम रखते हैं, इन सभी को अपने कंधों में वॉलेंट सप्रेसिव फोर्स महसूस होती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आने वालों में से कोई भी कमजोर नहीं था, ये इसे इंड्योर करके धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ समय के बाद ये पहुंच गए थे एक बहुत बड़े लोहे के गेट के सामने। सायरन गेट पे कई इंट्रिकेट पैटर्न्स मौजूद होते हैं और इसके ऊपर होती है नक्काशी यिन यांग पैटर्न की, जिसमें से एक अलग ही लेवल की एनर्जी रेडिएट हो रही होती है। जब इस दरवाजे को सुपर सैक के डिसेबल्स ने पहली बार देखा था, सब एकदम भौचक के रह गए होते हैं। एक बंदा कहते हैं तो रुइंस का ये एंट्रेंस है। सोर्ड सैक के मेंबर होने की वजह से सोंग यू और होंगचियान को खतरे दूर से ही महसूस हो जाया करते थे, और अभी सोंग यू और होंगचियान दोनों की एक्सप्रेशन बहुत सीरियस होते हैं। सोंग यू कहते हैं एवरीवन हमें चौकन्ना रहने की जरूरत है। मुझे आयरन गेट अजीब लग रहा है। पिल वैली से आने वाले दो बंदों में से एक, जिसने अपने पीठ में मेडिसिन बॉक्स को ले रखा था, वो अपने साथी से पूछता है ब्रदर फे कि आपको भी कुछ अनयूजुअल महसूस हुआ है? ये पूछने वाला बंदा होता है फैंगरान, जिसकी स्ट्रेंथ 6 स्टार दोदी के लेट स्टेज पे थी। मैंग फे इसके ऊपर असिस्टेंट के रूप में भरोसा करता था। इसी वजह से रून्स की एक्सप्लोरेशन में उसे साथ लेके आया होता है। इस लोहे के दरवाजे को कुछ समय तक देखने के बाद मैंग फे भौं से कोड़ के बोलता है हाँ ये अजीब, बहुत अजीब है। ये लोहे जैसा दिखने वाला दरवाजा आखिर किससे बना है? मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। मैंने जब इसे अपनी सोल पावर से प्रूव करने की कोशिश करी तो मेरी सोल पावर को पूरी तरीके से अब्सॉर्ब कर लिया गया। ये सुन के फैंगरान स्टार्टल्ड हो गया था। वो कहता है आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ सोख ली गई है। मैंग फे की सोल पावर एम्परिज्म तक पहुंच चुकी थी। इसका सामना बहुत कम लोग ही कर सकते हैं। जब फैंगरान सोचता है कि ऐसी सोल पावर को भी बड़ी आसानी से निगल लिया गया, उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में चिल फील होती है। मैंग फे चारों तरफ देखते हुए बोलता है लगता है मेरे अलावा और लोगों ने भी इस फिनोमेना को सेंस किया है। सीन गया था हाओरेन और हाओचेंग की तरफ। जी हाओचेंग पूछता है ब्रदर क्या आपको भी कुछ सेंस हुआ? अपनी आंखों के किनारे से हाओचेंग को देख के जी हाओरेन बोलता है मैंने तुम्हें बोला था कि एंशिएंट टेक्स्ट को और पढ़ा करो, लेकिन तुम मेरी कभी सुनते ही नहीं हो। क्या हुआ, अब तुम्हें अफसोस हो रहा है कि नहीं? ये सुन के जी हाओचेंग साय करता है। वो हाथ फैला के बोलता है आप जानते हो कि मुझे इन चीजों में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। इन दोनों की पर्सनैलिटीज इतनी अलग थी कि जहाँ पे बड़े भाई को किताबें पढ़ने का काफी शौक होता है, छोटा भाई किताबों से दूरी बना के रखा करता था। जी हाओरेन सीरियस एक्सप्रेशन के साथ लो आवाज में कहता है मैंने इसके अंदर कुछ अनयूजुअल सेंस किया है। इस आयरन गेट के ऊपर जो सील्स हैं वो बहुत पेचीदा और अजीब है। जब मैंने इसके ऊपर अपनी दुखी का इस्तेमाल किया तो उसे पूरी तरीके से डिवावर कर लिया गया। इस जानकारी को साझा करके दोनों भाई शांत हो गए थे। जैसा एक्सपीरियंस जी हाओरेन और बाकियों का था, जियान को भी कुछ ऐसी डिस्कवरीज हुई थी। सोलोमन सैक का वो गुनी अपनी आंखें नैरो करके बोलता है दरवाजा ये सच में अजीब है। कुछ समय पहले दरवाजे के ऊपर की उन चीज को समझने के लिए गुनी ने एक स्पेशल टेक्निक का यूज किया था, लेकिन एक पावरफुल फोर्स उसकी पावर को धक्का मार के बाहर निकाल देती है। सीन लौटता है जियान की तरफ। वो कहता है ये गेट उसे इस चीज के अंदर से फेमिलियरिटी फील हो रही होती है। वो इस दरवाजे के ऊपर दुखी या सोल पावर का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि वो अपने विचारों को उस तक पहुंचाने की कोशिश करता है। जियान की कोशिश होती है दोनों के बीच में एक संपर्क बनाने की। जियान को ऐसे फोकस्ड मोड में देख के म्यूइंग भैंस से कोड़ के बोलती है ये आखिर कर क्या रहा है? यहाँ म्यूइंग की नजरें टिकी होती हैं जियान के ऊपर। यूरो म्यूइंग को घूर रही थी। वो कोल्ड आवाज में कहती है तुम उसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। जिस मोमेंट में वो बर्निंग इंसेंस पवेलियन में एंटर हुई थी, यूरो ने जियान और म्यूइंग के बीच में एक अनयूजुअल क्लोजनेस महसूस कर रही थी। उसने जियान को अपना डेस्टिन्ड पार्टनर मान लिया था और यूरो की स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ये
किसी को दखलंदाजी करने का मौका नहीं देगी। यूरू के ऐसे शब्दों को सुन के म्यूइंग उसकी तरफ मुड़ती है। वो यूरू से बहस शुरू करने वाली थी, तभी से यूरू और जियान के बीच का प्रॉमिस याद आता है। वो फाइनली गहरी सांस लेके दूसरी तरफ मुड़ जाती है। दूसरी तरफ जियान डीप मेडिटेशन में होता है। ये देख के यूरू के एक्सप्रेशन भी सॉफ्ट हो जाते हैं। वो भी अपनी आंखें बंद करके अपने आईब्रोज के मिस्टीरियस रून के ऊपर फोकस करने लगे थे। कुछ ही समय में रून चमकने लगता है। सबके लिए सरप्राइजिंग बात यह थी कि उस रून में से जो लाइट बाहर आ रही थी वो उस दरवाजे से बाहर आने वाली ऊर्जा से मेल खा रही थी। कुछ मोमेंट्स के बाद जियान ने भी अपनी आंखें खोली होती हैं। उसके एक्सप्रेशन काम होते हैं। तभी हम यूरू को उसके पास आते हुए देखते हैं। वो पूछती है, क्या तुमने कुछ पता लगाया? जियान एक स्थिर आवाज में कहता है, इसकी सील को खोलने का तरीका अब मेरे दिमाग में क्लियर हो गया है। हम जियान को आगे झुक के यूरू के कान में कुछ फुसफुसाते हुए देखते हैं। वहीं पे जब लैंग फुयो देखती है जियान को ऐसे बर्ताव करते हुए, वो तुरंत ही मुंह फुला के बोलती, हम आखिर अपने आप को समझता क्या है। साफ तौर पर ये होता है जेलसी की वजह से। अभी म्यूफंग भी काफी कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। वो कहता है, डोंट वरी, उन यान के 8 ट्राइग्राम पैटर्न्स को मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं भले ही इन्हें पूरी तरह से ब्रेक न कर पाऊं, लेकिन मैं इन्हें कुछ समय तक डिसरप्ट कर सकता हूँ। ये सुन के जियान नोट करके बोलते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, चलो हम पहले बाकियों को अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करने देते हैं। थोड़ी सी दूरी पे पॉइजन सेक्ट की लिंसू अपनी सीनियर सिस्टर फायर पॉइजन गर्ल से पूछती है, सीनियर सिस्टर, क्या आपने भी कुछ नोटिस किया? उसकी सीनियर सिस्टर की नजरें उस आयरन गेट के ऊपर टिकी हुई थी। वो कहती है, इस दरवाजे की चाबी ये उन मिस्टीरियस पैटर्न्स में मौजूद है। सबके बीच में बातचीत होती रहती है कुछ और सेकंड्स तक। फाइनली सोंग्यू आगे आके बोलता है, तो इस सील को ब्रेक करने का आप लोगों का क्या सुझाव है? सबसे पहले जियान आगे बढ़ा था। वो कहता है, सबसे पहले मैं ट्राई करना चाहूंगा। इकट्ठे हुए डिसाइपल्स को एक बार स्कैन करने के बाद जियान बताता है कि जो सील इस दरवाजे के ऊपर मौजूद है उसकी जानकारी हमारी बर्निंग एसेंस पवेलियन के रिकॉर्ड्स में मौजूद है। ये सच है कि सील को तोड़ा जा सकता है, लेकिन उसके लिए इमेंस पावर की जरूरत होगी। मुझे लगता है ऐसा करने के लिए हम सबको साथ में काम करना होगा। ये सुन के सुपर सेक्रेटरी डिसाइपल पूछता है, तो तुम क्या एक अलायंस का सुझाव दे रहे हो? जियान कहता है, एग्जैक्टली, हम सबको अपनी पावर कंट्रीब्यूट करनी चाहिए। फिर वो सबकी तरफ देख के बोलता है, तुम सभी अपनी पावर को फोकस करो आयरन गेट के ऊपर और मैं इसकी सील को हैंडल करता हूँ। और सोचने के बाद लोग नोट करना शुरू कर देते हैं। वो जानते थे कि अंदर जाके चाहे कुछ भी हो, लेकिन अभी सबसे जरूरी है इस सील का खुलना। वॉशिंग आवाजों के साथ सारे डिसाइपल्स अपने आप को गेट के सामने लेके आते हैं। इनमें सबसे आगे था जियान और उसके बगल में होता है म्यूफंग। फिर हम एक एक करके अलग अलग एट्रीब्यूट्स की पावर को सीधा उस आयरन गेट की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ म्यूफंग हैंड सील्स को चेंज कर रहा था। वो हाथ आगे पुश करके बोलता है, ब्रेक। तुरंत ही उसकी हथेली में से एक मिस्टीरियस फोर्स बाहर आती है। बैंग की आवाज के साथ ही एनर्जी सीधा उस गेट से टकराई थी। पीछे से सारे डिसाइपल्स पूरा सपोर्ट करते हैं। कुछ ही समय में दरवाजे के पैटर्न्स एक्टिवेट होने लगते हैं। दरवाजे पे कहीं मछलियां तैर रही थी तो कहीं शेर दहाड़ रहे होते हैं। तभी एक क्लिक की आवाज सुनाई देती है तो दरवाजे में छोटा सा गैप बन जाता है। ये देख के एक बंदा चिल्ला के बोलता है, सील सील खुल रही है। तो सुन के सभी के चेहरों पे एक्साइटमेंट अपीयर हुई थी। इसकी ओस के बीच में आती है जियान की आवाज। वो एक ची की स्माइल के साथ बोलता है, एवरीवन, चलो हम पहले अंदर जाते हैं। इससे पहले कोई रिएक्ट कर पाता, एक सिल्वर लाइट उसके ग्रुप को घेरती है और जियान ने सबको अंदर टेलीपोर्ट कर दिया था, क्योंकि सील को मेंटेन करने वाले जियान और म्यूफंग थे। जैसे ही अंदर जाते हैं दरवाजा अपने ओरिजिनल स्टेट में आने लगता है। ये देख के चिहारो दाड़ के बोलता है, डैम इट। अपने दोनों हाथों के ऊपर एक पावरफुल एनर्जी को इकट्ठा करके उसे सीधा जियान के पीछे भेजता है। अफसोस की बात है कि अब काफी देर हो चुकी थी। दरवाजा बंद हुआ था। बूम की आवाज के साथ ये अटैक उससे टकराता है, लेकिन ये अटैक उस दरवाजे का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। जियान के ग्रुप को गायब होते हुए देख सोंग्यू कहता है, ये लड़का सच में केपेबल है। ऐसा लगता है जियान कैसे धोखाधड़ी की वजह से उसके ऊपर कोई प्रभाव न पड़ा हो। कोई और विकल्प न होने की वजह से चिहारोन बोलता है, इस सील को ब्रेक करने के लिए हमें फिर से अपनी पावर कंबाइन करनी होगी। भले इससे हमारी काफी ऊर्जा व्यर्थ हो जाए, लेकिन आगे बढ़ने का यही रास्ता है। कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन के साथ कई डिसाइपल सहायक करते हैं। किंग ज़ोलिंग ने जो टास्क दिया था उसके हिसाब से चिहाओचिंग और चिहारोन को यूरो को इनहेरिटेंस को हासिल करने से हर कीमत पर रोकना होगा। इस वजह से चिहारोन काफी एजिटेट हो चुका होता है। वो गुर्रा के बोलते हैं, मूव, वरना हम काफी लेट हो जाएंगे। बूम की आवाज के साथ उसका ऑरा इरप्ट होता है। ये स्ट्रेंथ पहले से काफी इंपोजिंग थी। साफ तौर पे पिछली बार उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं किया होता। बाकी लोग भी हिचकिचाते नहीं है। बूम 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 की आवाजों के साथ सबने अपने ऑरे रिलीज कर दिए थे। भले ऐसा लग रहा हो कि जियान ने यहाँ पे चालाकी दिखाई है, सच्चाई ये होती है कि वो इन सबकी अंडरहैंडेड टैक्टिक्स को अच्छे से जानता था, क्योंकि वो और म्यूफंगी मेहनत कर रहे हैं और ये सब अपनी स्ट्रेंथ को बचा रहे हैं। तो फिर आखिर वो मौके का फायदा क्यों ना उठाए। हम जियान के तौर तरीके को एकदम जस्टिफाइड कह सकते हैं। अगली पल में कुछ और बूम बूम की आवाजें सुनाई देती हैं। इन सभी ने अपनी पूरी पावर्स को सीधा उस आयरन गेट से कोलाइड कर दिया होता है। जब इतने सारे एक्सपर्ट साथ में काम करते हैं वो दरवाजा भी ट्रेम्बल होने लगा था। उसके ऊपर जो 8 ट्राइग्राम पैटर्न्स होते हैं वो इस समय
लेकर हो रहे थे, और क्योंकि जियान के ग्रुप ने पहले से ही स्थिरता को खराब कर दिया है, ये अब कोलैप्स होने के करीब आ गए थे। दरवाजे को कमजोर होती हुई देख चिहारून चिल्ला के बोलते और फोर्स। रिजल्ट सबको दिखाई देता है। सब दांती मीज के अपनी पावर को और एम्पलीफाई करते हैं। जब स्पेस में पावर की इंटेंसिटी ऐसी होती है, दरवाजे में से बजिंग साउंड बाहर आने लगा था। फिर सुनाई दी एक तेज बैंग की आवाज और वो दरवाजा छोटे छोटे पार्टिकल्स में बट जाता है। इस जगह पे रह गया था एक स्पेस पोर्टल। चिहारून चिल्ला के बोलता है लेट्स गो। वो बिना हेजिटेशन के पोर्टल के अंदर चला जाता है। उसका पीछा कर रहे थे सुपर जैकेट डिसेबल्स। अब फाइनली इनकी आंखों में लालच जाग चुका था। नजारा रूम्स के अंदर का दिखाया जाता है। हवा में आगे उड़े जियान को मीफंग ये अंगूठा दिखा के बोलता है, मतलब हम सब कर रहा था वो कहते हैं जियान तुम्हारा पिछला दाव सच में अच्छा था। ये सुन के जियान अपने सिर को हिलाता है। वो कहते हैं मैंने हालात के हिसाब से एक्ट किया, क्या तूने नोटिस नहीं किया था? अगर हम उस क्रैक में एंटर नहीं हुए होते तो इसका फायदा और कोई उठा चुका होता, लेकिन क्योंकि हमने मेहनत करी है तो हम इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने कैसे दे सकते थे। पीछे से सूची बोलती है चलो हम पहले लाइफ और डेथ की फ्लेम की ओर फोकस करते हैं जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। इस पे जियान बॉय से कोड के बोलता है लेकिन फिर इनहेरिटेंस के बारे में क्या? अगर वो लोग हमसे पहले वहां पहुंच गए? इसके जवाब दिया था यूरून ने। वो कहती रिलैक्स, मेरे पास इनहेरिटेंस रियून है, बिना उसके इनहेरिटेंस को कोई भी हासिल नहीं कर सकता। और तो और मैं सेंस कर पा रही हूँ एक टेरिफाइंग प्रेजेंस उस इनहेरिटेंस की रखवाली कर रही है। ये हमसे कई गुना स्ट्रॉन्गर है। ये सुन के जियान की आंखें खुली की खुली रह गई थी। इस ग्रुप में सबसे हाई कल्टिवेशन होती है सूजी की, जो कि 7 स्टार 2 एम्पर लेवल की थी। अगर रियून के अंदर कोई और भी पावरफुल मौजूद है तो औरों के लिए इनहेरिटेंस के पास जाना सच में मुश्किल होगा। जियान कहता चलो हम टाइम वेस्ट नहीं करते। ये फिर से वुशिंग आवाजों के साथ रियून्स के अंदर शूट हो गए थे। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ये फील करते हैं कि एक एंशिएंट ऑरा इनके चारों तरफ अपनी पकड़ बनाते जा रहा है। अगर जियान की सोल पावर सबको शील्ड नहीं कर रही होती तो आगे बढ़ने में सबको बहुत परेशानी होती। और जिस समय में इनके चारों तरफ एक सफेद रंग की रोशनी इकट्ठी होने लगी थी, ये एक सफेद रंग का स्पेशल पैसेज होता है। जियान कहता है ये पैसेज लगता है ये हमें अंदर के स्पेस से कनेक्ट करेगा। एक बार फिर से अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं। कुछ समय के बाद इनके सामने दूसरी रोशनी अपीयर हुई थी। मीफंग कहता है तो ये रास्ता खत्म हो गया। वो उस रोशनी की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन इसी मोमेंट पे जियान को एक डेंजर सेंस हुआ था। वो चिल्ला के बोलता है रुको रुको मीफंग, लेकिन लगता है मीफंग ज्यादा ही एक्साइटेड था। जैसे वो उस लाइट के करीब जाता है अचानक से वो फील करता है उसके नीचे की जमीन गायब हो गई है। आखिर आवाज के साथ वो हवा में गिरने लगा था। तभी जियान का फिगर उसके बगल में अपीयर होता है। वो मीफंग की कॉलर को पकड़ के बोलते है मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। जब मीफंग झुका था नीचे की तरफ उसे एक अनंत सागर दिखाई दिया था। ये नीला समुद्र इतना ज्यादा फैला हुआ था कि जिसके सामने वो ज्वाले इंपीरियल पॉन्ड बिल्कुल बोना लगेगा। और इसकी हवा में फ्लोट कर रहे होते हैं 3 मैसिव आइलैंड्स। जियान को इनके अंदर मिस्टीरियस एनर्जी फील होती है। इन्हें ऑब्जर्व करके म्यूइंग बोलती है इनमें से जो सबसे छोटा आइलैंड है मैं उसके अंदर फ्लेम फ्लक्चुएशंस को सेंस कर पा रही हूँ। लगता है लाइफ और डेथ की फायर वही मौजूद है। जियान इसे एग्री करता है। बाकी के दोनों आइलैंड्स इस तरीके से बड़े होते हैं जैसे दोनों बीच वाले आइलैंड को गार्ड कर रहे हो। ईरू जो कि सबसे ऊंचे आइलैंड की तरफ देख रही थी वो कहती अजीब बात है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। ये कहते कहते उसके माथे का जो रियून होता है उसमें से रोशनी बाहर आने लगी थी। जियान चीजों को एनालाइज करते हुए कहता है जो सबसे लेफ्ट वाला सबसे छोटा आइलैंड है उसमें लाइफ और डेथ की फायर मौजूद होगी। वहीं पे सबसे सीधी तरफ वाले टापू के अंदर से मुझे एक ऑमनस फीलिंग आ रही है। लगता है 2 स्पिरिट उसके अंदर ही मौजूद होगी। वहीं पे यूरू को ये टॉप मोस्ट आइलैंड से खिंचाव महसूस हो रहा है। लगता है उसकी इनहेरिटेंस वही मौजूद होगी। जैसे ये सब उस सफेद पैसेज से बाहर आए थे इन सभी के नीचे की जमीन गायब हो गई होती है। सिचुएशन तब खराब होती है जब जियान और बाकी लोग अचानक से एक इनविजिबल फोर्स को फील करते हैं। इनकी जो उड़ने की क्षमता थी अब वो चली गई थी और ये हवा में नीचे टपक रहे होते हैं। जियान चिल्ला के बोलता है डैम इट। वो तुरंत ही अपनी सोल पावर को एक्टिवेट करता है जिससे पानी का इम्पैक्ट लोगों को फील नहीं होता। जैसे जियान की टीम नीचे पानी में गिरी थी अचानक से लैंग फुया की चीखने की आवाज बाहर आती है। चिंगशिन जो कि उसका ध्यान रख रही थी वो तुरंत ही उसकी तरफ मुड़ के बोलती है क्या हुआ? लैंग फुया जिसका शरीर कांप रहा था वो कहती सिस्टर चिंगशिन ये पानी ये बर्फ से भी ज्यादा ठंडा है। तुरंत एक पफ की आवाज सुनाई दी थी। जियान को एक फ्लेम के क्लस्टर ने घेर लिया था। फिर ये क्लस्टर कई प्रोटेक्टिव लेयर्स में बदल के उसके साथ टीममेट्स को कवर कर लेता है। एक गर्मी तुरंत ही फ्रिजिड वाटर को दूर भगा देती है। ऐसा होने से शरीर और पानी के बीच में एक बैरियर बन गया था। जियान सबसे केयरफुल होने के लिए बोलता है। वो कहता है पानी नॉर्मल नहीं है, इसका तापमान कुछ ज्यादा ही कम है। ये सुनकर उसका ग्रुप नोट करता है। ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं 3 मैसिव आइलैंड्स। खासकर जब इन्हें नीचे से देखा जाता है तो ये और भी इम्पोजिंग लगते हैं। ऊपर आइलैंड्स को देख के कोई पूछते हैं हम वहाँ पे कैसे पहुंचने वाले हैं। जियान जिसकी सोल पावर काफी दूर तक फैल पा रही थी वो कहता है हम आइलैंड के बेस तक तैर के जाएंगे। ये सुन की म्यूई की भौं से कुट जाती है। वो कहती है तैर के जाएंगे? यूरू बोलती मुझे तैरना नहीं आता।
था, न ही स्विमिंग आती थी लैंग फुयाओ को। इन राजकुमारियों को देख के जियान को समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले, वो एकदम स्पीचलेस रह गया था। फिर वो साई करके बोलता है ठीक है तुम सभी यहाँ इंतजार करो, मैं सिचुएशन खुद चेक करके आता हूँ। जियान के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है शूची। वो कहती है भले एरिया काफी सेफ लग रहा हो तब भी एक से भले दो। जियान पैनी आवाज में बोलता है ठीक है, लेकिन तुम्हें अलर्ट रहना होगा, इन आइलैंड्स के नीचे भी कुछ डेंजरस मौजूद है। वो फिर म्यूफंग की तरफ मुड़ के बोलता है म्यूफंग तुम सब पे नजरें रखना, हमें वापस आने में ज्यादा लंबा समय नहीं लगेगा। ऐसे हाई लेवल की कल्टिवेशन बेस होने के बाद भी जब तैरने की नौबत आ जाती है ये किसी के लिए भी अच्छी फीलिंग नहीं थी। शूची कहती क्यों ना मैं उड़ने की कोशिश करें। जियान कहता है ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये काम करने वाला है। तुरंत ही बूम की आवाज के साथ पानी में एक बड़ा सा विस्फोट हुआ था। यहाँ पे जियान फ्लेम का यूज खुद को प्रोपेल करने में कर रहा था। हमें एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे वो इस जगह की ग्रेविटी को मात दे पा रहा हो, लेकिन तभी वो इनविजिबल फोर्स फिर से काम करती है। स्प्लैश की आवाज के साथ जियान पानी में गिरा था। ये देख के सूची स्माइल करके बोलती है जाने दो, यहाँ पे हमारी उड़ने की एबिलिटीज को कोई चीज सप्रेस कर रही है। दोनों तैर के जाती हैं आइलैंड की तरफ और म्यूफंग अपने ग्रुप की देखभाल करता है। चिंगशिन जिसने सेंस किया था कि यूरू इस जगह से किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड है, उसके बारे में उसे सवाल पूछती है। जवाब में यूरू हाँ बोलती है। वो कहती हाँ मेरे और इन ड्यून्स के बीच में कनेक्शन है। कुछ सोचने के बाद चिंगशिन के मुंह से एक और सवाल बाहर आया था। वो कहती ओ और तुम्हारी जियान के बीच का रिलेशनशिप क्या है। लगता है यूरू एक्सप्लेन करने के मूड में नहीं थी। वो कहती कुछ खास नहीं। ऑफ कोर्स ये कहते कहते यूरू अपने गालों को लाल होने से रोक नहीं पाई थी। और जब म्यूंग ऐसे सीन को देखती है उसके अंदर न जाने कहां से फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। यूरू के फंक्शन पवेलियन में आने के बाद उसके और यूरू के बीच में एक टेंशन बनी रहती है। म्यूंग के दिमाग में साफ नहीं होता कि क्या ये उसकी जियान की फीलिंग्स की वजह से है, लेकिन वो यूरू को इग्नोर नहीं कर पा रही थी। यूरू के रिप्लाई को सुनकर चिंगशिन थोड़ी गहरी सोच में चली गई थी। यूरू के इनहेरिटर की आइडेंटिटी को कोई अनदेखा नहीं कर सकता। वहीं पे उसे म्यूंग के अंदर से भी एक टेरिफाइंग पावर सेंस हुई थी। चिंगशिन समझ नहीं पाती आखिर जियान के चारों तरफ इतने खतरनाक लोग कैसे मौजूद हो सकते हैं। सीन जाता है म्यूफंग की तरफ, क्योंकि वो इन लड़कियों के बीच की रिलेशनशिप को एक ऑब्जर्वर के रूप में देख पा रहा था। उसके दिमाग में चीजें थोड़ी साफ होती हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वो इनके बर्ताव को समझ नहीं पाता। म्यूफंग साय करके बोलता है वुमन ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों होती है। अब भाई म्यूफंग ये तुम्हारी गली परेशानी नहीं है, इससे जूझने वाले हम सब भी हैं। क्या आप भी मेरी इस बात से एग्री करते हो? कमेंट्स में लिख के बताओ। खैर सारा खेल एक्सपेक्टेशंस का है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें देखने वाला है मिस्टिकल क्रीचर और वहीं से फाइटिंग सीन शुरू हो जाएंगे। मैं स्टोरी को ज्यादा स्पॉइल नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है इसके बारे में कमेंट्स में लिखना बिल्कुल मत भूलना। वहीं पे अगर आप चैनल पे नए आ रहे हो तो फटाफट सब्सक्राइब के बटन को दबा के हमारी हेल गार्डन फैमिली का पार्ट बन जाओ। हम रोज एक एपिसोड को रिलीज करते हैं और फ्यूचर में आपको और भी कई सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। जिनसे नेक्स्ट एपिसोड का वेट नहीं किया जा रहा है वो हेल गार्डन की मेंबरशिप का पार्ट बन सकते हैं। ज्वाइन करने का ऑप्शन आपको चैनल के होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा। चलो इसी के साथ वीडियो को क्लोज किया जाए। स्टे सेफ, टाटा, बाय बाय।